नमस्कार दोस्तों, ये बीपीएससी का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका है। तो सबसे पहला सेगमेंट जो हिस्ट्री का है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। 69 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिस संस्कृति में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, इन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहते हैं। थर्ड है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था इसमें। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिपि है, लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या है इसमें? पक्की ईंट से बनी इमारतें हैं इसमें। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, जहाँ नगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अंडानागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिससे जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा है? लोथल है। ठीक है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। 7 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो हल कहाँ प्राप्त हुआ है? बनावली में प्राप्त हुआ है, फतेहाबाद जिला में स्थित बनावली, हरियाणा के। 9 है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, गुजरात के धौलावीरा में से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी हैं। ये तो हैं के एन दीक्षित और एम एस वत्सो बी ए स्मिथ। तो स्मिथ नहीं है, बाकी देखो पढ़ लेते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहिनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता से की खोज से संबंधित नहीं है। ये क्या है? भारतविद हैं और कला इतिहासकार हैं। बोगाज कोई का महत्व क्या है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल ये सही है, पहला है। ठीक है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं इसमें, और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का आह्वान करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक कार्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। 12 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये पुरुषणी, रावी। ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था ये। और भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था, और इस संघ के आर्यों के प्रमुख जन थे अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वस, और 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था। और इसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे, जबकि जो भरत वाला था उसके कौन थे? वशिष्ठ थे। ठीक है, 13 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है,
जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, और इसमें 114 मंत्र हैं जो सोम को समर्पित किए गए हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10 मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति को लेके। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम इस पेय पर नामकृत देवता को। डी हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के कौन से तीसरी मंडल में है, और रचनाकार विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक ने किया है। ठीक है, वैशेषिक परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। अच्छा, योग के कौन है? योग के पतंजलि हैं, और न्याय के गौतम है, सांख्य के कपिल हैं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ए हो जाएगा इसका आंसर। कुंडग्राम या कुंडलपुर में है, वैशाली के निकट है, और 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। अच्छा, कुछ जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो महावीर स्वामी का जन्म बताया गया वो 540 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, यही जन्मतिथि अपनी पुस्तक में अंकित किया गया है। अन्य प्रशासकों ने भी। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तो अब जो एनसीईआरटी का नवीन संस्करण है उसमें आ गया है कि 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, तो कंफर्म अब 599 ईसा पूर्व रहेगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई। ठीक है, 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, कौन था? जमाली था। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। इस पुत्री का विवाह जमाली नामक के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। वो उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। कौन से संप्रदाय की शुरुआत की? बहुरतवाद। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता था, है निम्न प्रकार हैं: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, धर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभाष। ठीक है, तो निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो जो 14 पूर्व है वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कौन? नंद राजा, संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे नंद राजा जो थे। और 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, 12 अंग और 14 पूर्व। तो 14 पूर्व क्या है कि इसमें 14 पूर्वों के विषय के बाद जानने वाले कौन से व्यक्ति थे? संभूति विजय और भद्रबाहु थे। और जो 12 अंग है उसमें जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया, और उरुवेला सेबे सबसे पहले ऋषि पत्तन आए, जहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। ये 5 ब्राह्मण सन्यासी वही हैं जिनके साथ पहले उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी। ठीक है, इस प्रथम उपदेश का धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुखों के कारण, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। चत्वारि सत्यानि ना। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। और
ये मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दब खाने को दिया। इसमें उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के साथ के बाद भी वे कुशीनगर पहुँचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं की संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इनको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या क्या? विनय पिटक, सुत्त पिटक और विधम्म पिटक। तो विनय पिटक है, उसमें क्या शुद्ध संघ संबंधी नियमों आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के वचन है। और विधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण या सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन समान नहीं है। जैन में आत्मदमन है, बौद्ध में नहीं है। बाकी अहिंसा दोनों में है। वेदों के प्रति उदासीनता है। रीति व रिवाजों की अस्वीकृति भी दोनों में है। ठीक है। बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। फिर मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया। 26 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। ठीक है। और अच्छा, इसमें क्या क्या कब कब इसको वो हुआ था? तो क्या था? महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। हिंसान के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने या उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा और अंत में कनिंगम द्वारा लगाया। किस किस ने लगाया? 2 बार अशोक ने लगाया, 1 बार पुष्यमित्र शुंग ने लगाया, 1 बार पूर्व वर्मा ने लगाया और अंतिम में कनिंगम लगाया। तो 5वां हो गया ना। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर से 5वीं पीढ़ी का बताया गया। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोकसभा ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो आजीविकों के। ठीक है। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने के समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपाड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? मखली गोशाल है। ठीक है। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 29 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध संप्रदाय की राजधानी साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। लास्ट है 30, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा किया गया। हिरण्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र ने शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना थी। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।